Hello students, by now I'm sure you all must have practiced how to write a diary. Since class 8th, we have been taught to write a diary. And how important is diary writing? Why do we need to write down a diary? What do we note down in a diary? डायरी में हम क्या कुछ लिखते हैं? डायरी आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप उनके पास अपना कोई सीक्रेट बताते हैं, सीक्रेट्स आर मेंट टू बी केप्ट बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के बीच में सीक्रेट्स होता है. अगर दो से अधिक के पास आपका सीक्रेट चला गया तो दैट्स एन ओपन सीक्रेट. इट्स नो लॉन्गर अ सीक्रेट बट इट इज़ एन ओपन सीक्रेट एंड एवरीबडी एल्स विल नो अबाउट द सीक्रेट. लेकिन इससे भी ज़्यादा भरोसेमंद है आपकी डायरी. ये बहुत ही पर्सनल होती है. ये केवल आप और आपकी डायरी ही आपके बीच में, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके डीपेस्ट सीक्रेट्स जो है, क्योंकि मन का बोझ कहीं ना कहीं तो हल्का करना ही पड़ता है. और अगर हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके पास हम जाके हमारे पूरा दिन भर का जो हमने जो टेंशन झेला है, या दिन भर में हमने जो मज़ा किए हैं, या जो भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम किसी के साथ शेयर कर सके, तो डायरी एक ऐसी ज़रिया है जहाँ पर हम अपना दिल का पूरा हाल जो है उसमें लिख सकते हैं. तो ऐसी ही एक डायरी लिखी थी एक बहुत ही छोटी सी लड़की ने, एनी फ्रैंक. तो ये चैप्टर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी ये इतना पॉपुलर हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था. खुद जब एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी तभी भी उसे इसका आभास नहीं था कि ये कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बन जाएगा, नाज़िज़्म के खिलाफ एक सबूत बन जाएगा किस प्रकार से हिटलर ने जूस के ऊपर अत्याचार किए थे. सो इट्स अ रिटन सोर्स अपार्ट फ्रॉम द अदर हिस्टोरिकल फैक्ट्स. दिस इज अगेन अ रिटन सोर्स ऑफ अ टेस्टिमनी अगेंस्ट the atrocities caused by the Nazi Germany. So before you read, Anneliese Marie Annie Frank, June 1929, February, March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecution against the Jews, against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camps system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो एनी, जिसका नाम एनीलीजा मेरी फ्रैंक था, born 12th June 1929 and she lived somewhere around February to March 1945. इस दौरान में एक छोटी सी उम्र में बहुत ही हार्श कंडीशन में एनी फ्रैंक की मौत हो गई. तो ये एक जर्मन नागरिक थी, जूइश डिसेंट की थी, यहूदी, जूइश को हिंदी में यहूदी कहते हैं, जूइश डिसेंट की थी. और ये वहाँ से वो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ और जब नाजीज़ ने जूस के ऊपर अत्याचार ढाना चालू कर दिए थे, तब एनी फ्रैंक और उसके पेरेंट्स
जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड्स चले गए। लेकिन यहाँ पर भी नाजीज़ ने नीदरलैंड्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ पर भी ये हाइडिंग में चले गए, छुप गए अपने पिताजी के ऑफिस बिल्डिंग में। एक ऐसा रूम बनाया था जहाँ पे सीक्रेट रूम्स थे, फॉल्स वॉल्स, यानी दिखावे की दीवार थी और दीवार के पीछे में छोटे छोटे कमरे थे जहाँ पर ये छुप कर थे। तो 2 साल इन्होंने ऐसे ही दीवार में छुप कर निकाला, लेकिन किसी ने धोखा दे दिया इनको और इनका सीक्रेट जो है हिटलर के ट्रुप्स को बता दिया और इन्हें पकड़कर नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ पर एनी फ्रैंक की मौत हो गई। उससे पहले उसकी बहन मार्गरेट की मौत हुई और उसके बाद में एनी फ्रैंक की मौत हो गई। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तब केवल उनके पिताजी इस कंसंट्रेशन कैंप से जीवित निकले और जब वो वापस अपने ऑफिस में आए वहाँ पर उसको एनी फ्रैंक की डायरी मिल गई। डायरी पढ़ने के बाद उसे लगा कि ये कहानी तो पब्लिश होना चाहिए और उसने बहुत एफ़र्ट्स लगाया और इस डायरी को इंग्लिश में अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस शीर्षक के नीचे इस डायरी को उसने पब्लिश करवाया। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12th June 1942 until final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical productions, and even an opera based on the diary, described as the work of a mature and intelligent, insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under the Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. What are the Holocaust victims? यानी जो गैस चेम्बर्स में, जो हिटलर ने जो कंसंट्रेशन कैंप में जो जूइश नागरिकों को, जिप्सीज़ को, ब्लैक्स को और अनडिज़ायरेबल्स को मार दिया, उसे होलोकॉस्ट कहते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरी थी, बहुत ही फेमस डायरी थी। सो लेट्स होप कि आप भी डायरी मेंटेन करेंगे। डायरी मेंटेन करने का एक अपना भी फ़ायदा होता है। आप कुछ अगर आप भूल जाते हैं, जैसा होमवर्क होता है, या आप कुछ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, या कुछ डिटेल्स आपको लिखना है, कुछ आप भूल जाते हो, तो यू कैन ऑलवेज़ रिफ़र बैक टू योर डायरी। वी कैन नॉट ऑलवेज़ डिपेंड ऑन आवर मेमोरीज़। तो डायरी में अगर आप एंट्री करते हो तो ये एक प्रकार का परमानेंट आपका रिकॉर्ड बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। Writing a diary is a really strange experience for someone like me. तो कहानी चालू होती है फर्स्ट पर्सन में, यानी ये डायरेक्टली जैसा एनी फ्रैंक ने लिखा है वैसे ही भाषा में, फर्स्ट पर्सन में ये कहानी को प्रिंट किया गया है। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. तो एनी फ्रैंक कहती है कि उसको ये बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है कि वो डायरी लिख रही है, क्योंकि वो सोचती है कि कभी उसने ऐसा कुछ पहले लिखा नहीं, और उसे पता है, उसे ऐसा लगा कि 13 साल की लड़की क्या सोचती है, किस बात का विचार रखती है, अपना क्या उसकी सोच कैसी है, ये कौन जानना चाहेगा। इसलिए उसे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है कि वो डायरी लिख रही है। ओह वेल, इट डजंट मैटर। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो कहती ठीक है, छोड़ो, मुझे लिखने की जैसा इच्छा हो रही है तो मैं लिख रही हूँ, और बहुत सारा बोझ है मेरे सीने के अंदर, कहीं ना कहीं ये बोझ मुझे हल्का करना है, कहीं ना कहीं ये बोझ मुझे अपने सीने से बाहर निकालना है।
Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो एक बहुत अच्छी कहावत उसके मन में आई है और कहावत यह है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। बिल्कुल सही कहावत है। पेपर रिएक्ट नहीं कर सकता, तो उसमें बहुत सारा पेशेंस होता है। लोग आपके बातों से नाराज़ हो सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, गुस्सा हो जा सकते हैं, उदास हो सकते हैं, लेकिन पेपर में ये सब फीलिंग्स नहीं है, ये सब इमोशंस नहीं हैं। तो वो कहते हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और उसे लगा कि चलो आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन लग रहा है, तो कुछ ना कुछ मैंने अपने डायरी में लिखना चालू कर देना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। येस, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो डिसाइड कर लेते कि बाहर जाने से अच्छा है कि मैं घर में ही रुक जाऊं और घर में रुककर मैं डायरी में अपनी एंट्री करना चालू कर दूं। और वो कहते हैं कि डायरी में वाकई में पेपर में बहुत पेशेंस होता है और वो अपनी डायरी किसी को रीड करने नहीं देंगी जब तक का उसे कोई अच्छा दोस्त ना मिल जाए, एक सही मायने में दोस्त ना मिल जाए। वो अपनी डायरी किसी के साथ में शेयर नहीं करने वाली है। उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद उसकी डायरी इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि ना केवल दोस्त और देशवासी, उसके अपने देशवासी, लेकिन पूरी दुनिया उसकी डायरी को एक दिन पढ़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो कहती कि वापस से मैं उसी पॉइंट पर आ गई हूँ कि मैंने डायरी क्यों रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो पहली बात तो यह है कि मेरे पास दोस्त नहीं है। ये सोचना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि एक 13 साल की लड़की के पास दोस्त नहीं है। देखो किस प्रकार से वो आगे कहती है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely alone in the world, and I am not. I am having loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except one true friend. तो उसने बाद में क्लियर किया अपना पॉइंट जब उसने कहा कि मेरे पास दोस्त नहीं है। तो कहते ऐसी बात नहीं कि मेरे पास दोस्त नहीं है, कहने के लिए मेरे पास 30 फ्रेंड्स है, 30 फ्रेंड्स है, अच्छा परिवार है, अंकल है, आंटी है, अच्छे घर बार है, लेकिन वो एकमात्र फ्रेंड मिसिंग है, एक ऐसा दोस्त मिसिंग है जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, अपने डीपेस्ट थॉट्स, अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स मैं शेयर कर सकती हूँ। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वह कहती है जब भी वो अपने दोस्तों के साथ होती है तो उसके मन में केवल एक ही विचार आता है कि जितना मज़ा करना है मज़ा कर लो, लेकिन जो ख़ास बात होती है वो अपने दोस्तों से शेयर नहीं करती। बातें भी करती है तो केवल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कॉमन सी बात होती है उसी के बारे में वो डिस्कस करती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। इन एनी केस that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started a diary. तो एनी फ्रैंक कहती है कि शायद उसी की गलती है, वो अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब नहीं जाती है। उसके दोस्त इतने करीब नहीं हैं कि वो उनके साथ कुछ भी शेयर कर सके। वो कहती है कि वो एक प्रकार की ऐसी इंसान है जो अपने सीक्रेट्स जल्दी से किसी को नहीं बताती, किसी के पास वो कन्फाइन नहीं कर सकती, किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, और इसलिए उसने निर्णय किया कि वह डायरी लिखेगी। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन,
I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. तो सबसे पहले वो क्या करती है, अपने डायरी को एक नाम देती है. वो कहती है कि वो नहीं चाहती है कि वो डायरी में डायरेक्टली एंट्री करना चालू कर दे जिस प्रकार से बाकी लोग एंट्री करते हैं. तो वो डायरी को एक नाम देती है और वो उसी नाम से डायरी को रेफ़र करती है. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो एनी कहती है कि अगर वो डायरेक्टली डायरी में आज के डेट से यानी प्रेजेंट डेट से अगर वो लिखना चालू कर दे तो शायद ही कोई उसको समझ पाएगा, उसकी डायरी को समझ पाएगा. इसलिए वह पहले एक ब्रीफ स्केच, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, हालांकि उसको ये पसंद नहीं था लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत जानकारी देना चाह रही थी. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. 11 साल का डिफरेंस उस ज़माने में ठीक था. तो ये कहती है कि मेरे पिताजी ने जब तक कि वो 36 साल के नहीं थे, यानी उस ज़माने के लिए बहुत लेट मैरिजेस है, वरना 18-19 साल का लड़का 13-14 साल की लड़की इनकी शादी करा दी जाती थी. तो यहाँ पर एनी फ्रैंक के डैडी 36 ईयर्स के हैं और उसकी मम्मी 25 ईयर्स की है. माई सिस्टर Margot was born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो एनी फ्रैंक आगे कहती है कि उसके पिताजी एक बहुत ही प्यारे पिताजी है, बहुत ही अच्छे पिताजी है और उनके पिताजी ने काफ़ी लेट शादी की, 36 की उम्र में शादी करी. उनके मम्मी उस वक़्त 25 साल के थे और उसकी जो बहन है, उसकी बहन का नाम मार्गॉट है. मार्गॉट फ्रैंकफर्ट में उनका जन्म हुआ, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है. मार्गॉट का जन्म 1926 में हुआ और एनी जून 1929 में हुई, यानी इन दोनों बहनों में 3 साल का अंतर था. और ये फ्रैंकफर्ट में जब तक कि एनी 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में रहे और उसके बाद उसके पिताजी हॉलैंड को माइग्रेट हो गए. 1933 में वो हॉलैंड चले गए और उसकी मम्मी भी उनके पीछे सितंबर में हॉलैंड पहुंच गई. और मार्गॉट को और उसकी बहन मार्गॉट को और एनी को उसके दादी के यहाँ रखा गया. दादी कहाँ रहती थी? एखेन में उसकी दादी रहती थी और वहाँ पर पहले मार्गॉट गई और फिर बाद में फरवरी में जब उसकी बहन का बर्थडे था उसी दिन मार्गॉट के सामने एनी को लाकर रख दिया गया था. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. आई स्टेड देयर until I was 6 and at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Kerpers, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो जब ये वहाँ पहुँच एखेन गई तो वहाँ पर मॉन्टेसरी स्कूल में, वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया गया और उस स्कूल में वो 6 साल तक का वहाँ पर पढ़ाई करी. और वहाँ पर उसकी जो टीचर थी, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उसका नाम था मिसेस कर्परस.
मिसेस कर्परस उसकी क्लास टीचर और उसकी हेडमिस्ट्रेस थी जब उसने स्कूल को फाइनली छोड़ दिया। तो इन दोनों में, हेडमिस्ट्रेस में और एनी में इतनी गहरा संबंध हो गया था कि जब ये एक दूसरे से अलविदा कह रहे थे तब दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। इन द समर ऑफ 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. तो 1941 में जब एनी का बर्थडे आया, उसी वक्त उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके वजह से एनी का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. No one knows how often I think of her and still love her. तो एनी उसकी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती थी। वह कहती है कि शायद ही कोई जानता होगा कि वो अपनी ग्रैंडमा को दिन में कितने बार याद करती है और उनसे कितना प्यार करती है। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. तो 1942 का जब उसका बर्थडे आया तब सोचा कि चलो पिछले बार जो बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इस बार थोड़ा धूम धड़ाके से इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो एनी के बर्थडे के साथ में, एनी के बर्थडे कैंडल्स के साथ में उसके दादी का भी, उसके ग्रैंड मदर का भी कैंडल जलाया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट of June 20, 1942 and the solemn dedication of my diary. तो ये डायरी जो उसको मिली है एज अ बर्थडे प्रेजेंट मिली है, तो आज का डेट जो है बता रही है कि हम किस प्रकार से आज के डेट पर आ पहुँचे हैं। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसने लिया और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसने हमें बताया है किस प्रकार से, और फिर अब वो प्रेजेंट डेट पर आ गई कि अब वो डायरी को उसको एक अच्छा सा बेस देने के बाद में उसने डायरी को लिखना चालू किया। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमें चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, पेज नंबर 52, Saturday 20 June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. G, N and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, C, N and Jakes, who have staked their entire holiday saving on the bet. From morning to night, it's, you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो फाइनली एनी फ्रैंक अपनी डायरी में पहली एंट्री करती है। डेट क्या दिया है पहली एंट्री का? फर्स्ट एंट्री का डेट दिया है सैटरडे 20 जून 1942। जिस प्रकार से हम लेटर लिखते हैं उसी प्रकार से उसने डेट लिखा, बिल्कुल सही तरीका है। जो उसका जो राइटिंग का जो टेक्निक था, कितना मैच्योर्ड टेक्निक था। उसने डायरी को नाम दिया, उसे डियर किटी करके एड्रेस करते हुए उसने अपने जो सबसे उस वक़्त जो सबसे उसके दिल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ख्याल चल रहा था, एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट आने वाला था, उसके बारे में उससे उसने स्टार्ट करी। वो कहती कि अपनी जो हमारी जो एंटायर क्लास जो है वो आवर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेक यानी अर्थक्वेक, क्वेक मतलब हिलना। तो यहाँ पर वो कहती है कि हमारी पूरी क्लास जो है उनके पैर में वो थर थर करके काँप रहे हैं, उनके पैर काँप रहे हैं। और पैर काँपने का कारण क्या है कि उनका जो फोर्थ कमिंग जो मीटिंग है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि किसे पास करना है और किसे
डिटेन करना है, उसी क्लास में रखना है। तो वो कहती है उसके पीछे कुछ ऐसे बॉयज़ हैं, ऐसे बॉयज़ बैठे हुए जो दिन भर इसी बात के ऊपर बातें करते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो फुली कॉन्फिडेंट है कि वो पास नहीं होंगे। वो अपने महीने की पूरी पॉकेट मनी की सेविंग जो है वो शर्त लगाने पर तुले हुए कि गारंटी है कि वो पास नहीं होंगे। और इस बात को लेकर वो चिल्लाते रहते हैं कि तू पास होगा, वो बोलता है मैं पास नहीं होऊंगा, तू पास होगा मैं पास नहीं होऊंगा, ऐसा करके वो इस बात पे वो बहस करते रहते हैं। एनी फ्रैंक और उसकी जो फ्रेंड है वो, उसका नाम जी, उसने पूरा नाम नहीं दिया, सिर्फ जीस दिया, और बाकी पीछे के भी GN और CN ऐसे, और जेक्स, केवल जेक्स का नाम दिया उसने, बाकी GN और CN। किस कारणवश उसने ये नाम को कंप्लीट नहीं किया? कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे कि उसने पूरा नाम नहीं दिया, केवल GN CN, लेकिन जेक्स का नाम पूरा लिखा है उसने। और उसका एक और जो फ्रेंड है उसके बारे में केवल जीस कहती है। तो कहती कि लाख समझाने के बावजूद भी ये बच्चे जो है वही बात पर बहस करते रहते हैं। एनी फ्रैंक का मानना है कि लगभग 1/4 क्लास को तो डिटेन करना ही चाहिए। वो इतने बेवकूफ़ है, इतने डमीज़ है, लेकिन टीचर्स का क्या कह सकते हैं। एनी फ्रैंक के अनुसार टीचर्स जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, उनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि वो क्या करेंगे, किसको पास करेंगे, किसे फेल करेंगे, किसे कितने मार्क्स देंगे। टीचर का कोई भरोसा नहीं, ऐसा एनी फ्रैंक का कहना है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वील मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनीवे, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. और जैसा होता है कि गर्ल्स जो अक्सर है स्टूडियस होती है, तो एनी फ्रैंक कहती है कि उसके क्लास में उसकी गर्ल्स जो फ्रेंड्स जो है, जो लड़कियां हैं, उनका तो श्योरिटी है कि वो पास हो जाएंगे। एनी फ्रैंक अपने खुद के बारे में कहती है कि वो बाकी सब्जेक्ट तो मैनेज कर लेती है, लेकिन मैथ्स से उसे भी डर लगता है। लेकिन इसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं, कहती है अब जो हो गया सो हो गया, अब तो केवल इंतज़ार करना है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। दे आर 9 of them, 7 men and 2 women। तो देखो, पहले टीचिंग प्रोफेशन जो था वो मेनली जेंट्स प्रोफेशन था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपको अधिकतर स्कूलों में लेडी टीचर्स ज़्यादा दिखेगी और मेन टीचर्स, जेंट टीचर्स कम दिखाई देंगे। लेकिन उस ज़माने में टीचिंग ये प्रोफेशन डोमिनेटेड बाय मेन हुआ करते थे। दे आर 9 of them, 7 of them are men and 2 of them are women। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework। तो जिस प्रकार से हम टीचर्स के नाम रखते हैं, उसी प्रकार से एनी ने भी किसी टीचर का देखो नाम क्या दिया है, द ओल्ड फॉगी। उसे ओल्ड फॉगी कहा, और ओल्ड फॉगी, ऐसा एनी कहती है कि ओल्ड फॉगी इससे बहुत चिढ़ते थे। और चिढ़ने का कारण क्या था कि एनी बहुत बातूनी लड़की थी। वो क्लास में बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकती थी। वो चाहे कितना भी वॉर्न करे, लेकिन एनी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। तो एक बार ओल्ड फॉगी ने उसे एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दिया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। मिस्टर Keesing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I'd worried about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet। तो टीचर ने भी इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक दे दिया। टॉपिक डिफ़िकल्ट इसलिए था कि एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट पर टॉपिक था, वो था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स किसे कहते हैं जानते हैं ना आप? जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, जो पटर 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 चटर पटर चटर पटर बातें करता है, उसका नाम चैटर बॉक्स दे दिया जाता है। तो टीचर ने एक प्रकार का ताना मारा था एनी के ऊपर, और उसे कहा कि आपको चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिख कर लाना है। मज़े की बात है ना, मैथ्स का टीचर बोल रहा है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की होमवर्क करना है, आपको ऐसे लिखना है। तो एनी ने भी सोचा कि चैटर बॉक्स पे क्या लिख सकते हैं,
लेकिन अभी क्यों चिंता करें, अभी जो समय है उसका क्यों मैं समय को बर्बाद करूँ सोचे कि मैं क्या लिखूँ, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो उसने वो टॉपिक को लिख लिया अपने डायरी में, नोटबुक में नोट कर लिया और उसको बैग में डाल दिया और सोचा इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। और क्या कोशिश की उसने, शांत रहने की कोशिश की। वो ये नहीं कहती है कि उसके बाद मैं शांत हो गई, वो कहते कि इसके बाद मैं शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम को जब उसने अपना होमवर्क किया और उसने नोट देखा कि उसे एक और एक असाइनमेंट दिया गया है, और असाइनमेंट क्या है, ऐसे लिखना है। टॉपिक क्या है, चैटर बॉक्स। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो एनी कहती है कि जब वो सोच रही थी कि ऐसे के ऊपर मैं क्या लिखूं, जैसे हर कोई नॉर्मल बच्चा अक्सर, आजकल तो मैं नहीं देखता हूँ बच्चों को मुंह में पेन पेंसिल वगैरह डालते हुए, लेकिन पहले ये बहुत ही कॉमन था। पता नहीं क्यों, किस कारण से हर बच्चा अपने दांतों में पेंसिल को चबाते थे। हमने भी किया है, हमारे ज़माने में सभी लोग करते थे। पता नहीं क्या मज़ा आता था पेंसिल को चबाने में, पेन को चबाने में। वैसे ही एनी भी पेन को चबाते हुए सोच रही थी कि अब मैं लिखूं तो क्या लिखूं, इस सब्जेक्ट में क्या लिखूं। वो कहती है ऐसे लिखना इतना कठिन बात नहीं है, ऐसे तो कोई भी लिख सकता है। बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े अक्षर बनाकर, बड़े बड़े गैप्स देकर 1 पेज 2 पेज कंप्लीट कर लो और ऐसे दिखा दो। लेकिन मज़ा तो तब है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है चैटर बॉक्स का, आपके टीचर को उसको कन्विंस करना है कि देखो भाई, बातें करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सोची मैं अगर ऐसे लिखूँगी तो एक कन्विंसिंग ऐसे लिखूँगी कि ताकि मेरे टीचर भी मुझे दोबारा ऐसा असाइनमेंट ना दे और मुझे क्लास में बातें करने का परमिशन दे दे। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. 3 पेजेस का ऐसे लिखना था इन्हें, और 3 पेज का ऐसे लिखने के बाद ये काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रही थी। यानी उसे लगा कि हाँ, मैंने जो ऐसे लिखा है, मैंने अपना दिल जो है पेपर पे उतार दिया है और टीचर को कन्विंस कर दूंगी मैं कि बातें करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. तो क्या लिखा एनी ने लिखा है कि बातें करना ये तो स्टूडेंट्स की स्पेशलिटी होती है, ये तो स्टूडेंट्स की एक क्वालिटी होती है। लेकिन फिर भी अगर टीचर चाहते हैं कि मैं क्लास में शांत बैठूं, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. तो एनी बोलती कि वो शांत रहने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे पता है कि वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि वह कहती है कि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, क्योंकि उसकी मम्मी भी उतना ही बातें करती है, नहीं तो उससे ज़्यादा बातें करती है। और अगर कुछ जीन्स में है तो हम कुछ उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. तो मिस्टर कीसिंग को एनी का ऐसे पसंद आया कि नहीं? बिल्कुल पसंद आया। बड़ा हंस के उसने वो ऐसे पढ़ा, ऐसे का बड़ा मज़ा ले लिया, और एनी को लगा शायद मैंने टीचर को कन्विंस कर दिया, तो वो क्लास में बातें करने लगी। तो जब मिस्टर कीसिंग ने उसको फिर से बातें करते हुए पकड़ लिया, तो उसने उसे एक असाइनमेंट दे दी। और असाइनमेंट क्या था? एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल मतलब
जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसे हम सुधार नहीं सकते, जो सुधरने लायक नहीं है। वो ऐसा चैटर बॉक्स है जो चाहे आप कितना भी उसको समझाने की कोशिश करें, वह बातें करेगा ही। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he'd finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. तो दूसरा बार भी एनी ने एक अच्छा ऐसे लिखा और अपने टीचर को सबमिट कर दिया, और टीचर शायद कन्विंस भी हो गए कि एनी को थोड़ा बातें करने की परमिशन दे दो, थोड़ा अलाउ कर दो। लेकिन जब एनी बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी और मिस्टर कीसिंग से रहा नहीं गया, तो उसने चिल्लाते हुए कहा, एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये टीचर का गुस्सा जताता है। क्वैक क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक कौन करता है? बतख। बतख की बातें समझ में आती है? नहीं आती है। तो अपना गुस्सा जताते हुए उसने एनी फ्रैंक को कहा कि आप क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इसके ऊपर आप कल ऐसे लिख कर लाओगे। द क्लास रोर्ड, क्लास जोर जोर से हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। जब क्लास हंसा तो एनी फ्रैंक को भी हंसना पड़ा। दिखावे की हंसी थी। वो परेशान थी कि अब इस टॉपिक पे क्या लिखूँ चैटर बॉक्स पे। जितना मेरे पास ओरिजिनल थॉट्स थे, मैंने तो पूरा ओरिजिनल थॉट्स अपने इस ऐसे में डाल दिया। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो सोचे अब क्या करूँ, कुछ अलग प्रकार का लिखना होगा, कुछ ओरिजिनल फॉर्म में लिखना होगा। तो इसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था सैन। सैन ने कहा कि हम इसे पोइट्री फॉर्म में लिखें। और सैन जो थी पोइट्री लिखने में बहुत एक्सपर्ट थी, और उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूँगी, चलो हम इसे पोइट्री फॉर्म में लिखते हैं। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. तो उसे लगा कि मिस्टर कीसिंग, उसका जो टीचर है, उसकी मजाक उड़ाना चाहता था, एनी फ्रैंक की खिल्ली उड़ाना चाहता था। तो वो कहती है कि मैं ये कोशिश करूँगी कि लोग मुझ पे ना हंसकर मेरे टीचर के ऊपर हंसे, कि मैं बाजी पलटा दूँ। टीचर के ऊपर हंसे ना, लेकिन मैं बाजी पलटा दूँ कि देखो ये टॉपिक पर भी ऐसे लिखा जा सकता है, और एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है कि कोई हंसने वाली बात नहीं है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. तो जिस प्रकार से एनी ने ये ऐसे लिखा, पोइट्री फॉर्म में ऐसे लिखा, उसमें लिखा एक परिवार के बारे में जिसमें एक मदर डक था और एक फादर स्वान था, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, और किस प्रकार से फादर स्वान ने अपने 3 बेबी डकलिंग्स को मार डाला। और किस लिए मार डाला? क्योंकि वो ज़्यादा बातें करते थे, वो क्वैक 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 करते थे। इस वजह से गुस्सा होकर, नाराज़ होकर उस फादर स्वान ने उन तीनों डकलिंग्स को मार दिया। ये एक प्रकार का टॉन्ट था कि मास्टर जी, टीचर जी, आप भी हमारे साथ में इतने ही रूड हो जितना वो स्वान था। स्वान ने तो लिटरली अपने डकलिंग्स को मार दिया, आप भी हमें उसी प्रकार से टॉर्चर कर रहे हो। तो अच्छी बात तो ये थी कि मिस्टर कीसिंग एक बहुत ही जोवियल इंसान थे, और उन्होंने इस ऐसे को राइट स्पिरिट में लिया। उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा। वो एनी फ्रैंक की बातें समझ गए, और उसके बाद से वह एनी फ्रैंक को डांटना बंद कर दिए। लकीली मिस्टर कीसिंग took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well.
Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, Annie Frank. An extract from the diary of a young girl with slight adaptation. तो इस प्रकार से एनी फ्रैंक बताते हैं किस प्रकार से उसने टीचर की, ना केवल टीचर की राय, टीचर की सोच उसने बदली, इनफैक्ट टीचर का पूरा एटीट्यूड ही उसने बदल दिया अपने ऐसे से। ये एक बात अच्छी है कि टीचर भी बहुत ओपन माइंडेड थे और ओपन माइंडेडली उन्होंने ये टॉपिक को समझा, एक लड़की के दिल की बात समझ ली कि किस प्रकार से वह लड़की अपने पहले ऐसे से लेकर अपनी आखिरी ऐसे तक का टीचर को कन्विंस करना चाहती है कि क्लास में बच्चों को बातें करना अलाउ करना चाहिए। लेकिन अगर आप टीचर के तरफ से सोचते हैं, अगर हर बच्चा क्लास में बात करेगा तो कितना शोर हो जाएगा, क्लास में टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, क्लास में कंट्रोल नहीं रहेगा। तो टीचर अपनी जगह पर सही था, एनी अपनी जगह पर सही थी। उसकी अगर क्वालिटी है बातें करने की, उसके उस क्वालिटी को लेकर वो क्या करे, उसको लेकर वो क्या कर सकती है। तो लेकिन जैसे तैसे उसने टीचर को कन्विंस किया कि बातें करना एक नेचुरल ट्रेट होता है, एक यंग गर्ल का, लड़कियों का, बॉयज़ का, यंग बॉयज़ का, बच्चों का ये एक नेचुरल ट्रेट होता है कि वो बातें करें। अगर वो बातें नहीं करेगी तो वो डमीज़ बन जाएंगे। तो जब टीचर ने उसे आखिरी ऐसे जो दिया, गुस्से में आकर कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, तो इस टॉपिक पे उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला ऐसे लिखा, एक ऐसा लिखा कि पिताजी को बहुत ही क्रूअल दिखाते हुए, पिताजी के रूप में एक्चुअली वो अपने टीचर को दिखाना चाहते थे, मिस्टर कीसिंग को दिखाना चाहते थे कि मिस्टर कीसिंग एक फादरली फिगर है और ये जो स्टूडेंट्स जो है वो उसके बच्चों की तरह है। और अगर बच्चों को बात करना नहीं दिया जाएगा तो जिस प्रकार से वो स्वान ने फादर स्वान ने अपने बच्चों को मार दिया, उसी प्रकार से इन बच्चों की इमेजिनेशन भी मारी जाएंगी, इनकी आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है कि मिस्टर कीसिंग एक बहुत ही जोवियल किस्म के इंसान निकले, एक ओपन माइंडेड इंसान निकले, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे होते कि ग्रज ले लेते, दिल में बात रख लेते और उसका कहीं ना कहीं बदला निकालने की कोशिश करते हैं, बच्चों के ऊपर भड़कते हैं, मौका ढूंढते इसको और पनिश करते हैं। लेकिन मिस्टर कीसिंग ऐसे टीचर नहीं थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे, अच्छे किस्म के टीचर थे, जिन्होंने बच्चों की भी व्यू पॉइंट समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ठीक ढंग से समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर मुझे लिखकर आज शाम तक का 8 बजे आज शाम तक का इसे सबमिट ज़रूर करें। सो दिस इज़ टायरॉन signing off for today, hoping that you have enjoyed this chapter. At the same time, the virus has spread far and wide. It is better to stay at home rather than move out of the house unnecessarily. Move out of the house only if it is very, very necessary. Please stay home, take care of yourself because we care about you. Have a nice day.